Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल को। तो इसमें हम 1765 से 72 के बीच में जो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल चला है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो सिस्टम है ये रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे ब्रिटिशर्स की मंशा क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स के पास जब दीवानी राइट्स आए तो वो लोग जो हैं दीवानी राइट्स के साथ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन ये अपने आप को फिर भी एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी ही देखते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भारत में अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखती ही नहीं थी और ना ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहती थी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर से मतलब था। बट एज यू नो, विद द ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट ईजी कि अगर आप पावर में हैं तो आप बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ही आएगी। तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पपेट नवाब को दे दी जाएगी जो उसे पूरा करेगा। तो इसमें होता क्या है, ये रूल ऑफ टू है, इसीलिए इसको डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कह रहे हैं या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह रहे हैं। इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जो चीज़ों को संभाल रही है, जो पावर को अपने हाथ में रखे हुए है, और दूसरी तरफ है नवाब ऑफ बंगाल जो कि एक पपेट रूलर है, और पपेट से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है इन द बंगाल। अब दोनों में आप चीज़ें देखिए कैसे होगी। दोनों ही जो हैं वो अथॉरिटी में है, लेकिन जो दीवानी राइट्स है यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का अधिकार या जो निज़ामत फंक्शंस होते हैं, जैसे लोगों को मेंटेन करना, पुलिस को मेंटेन करना, न्यायिक अधिकारों का होना, वो सब कंपनी के कंट्रोल में था। लेकिन कंपनी इन दीवानी राइट्स को जब फंक्शन कर रही है या जब वो दीवान के रूप में काम कर रही है या निज़ामत राइट्स के अनुसार चलती है, तो वो चीज़ें वो इस तरीके से कर रही है कि वो हर चीज़ नवाब के अकॉर्डिंगली कर रही है, ऐसा लोगों को दिखाया जा रहा है। हालांकि ऐसा सच में नहीं है। इसके लिए वो खुद एक डिप्टी सूबेदार को नॉमिनेट कर देते थे। अब वो जो सूबेदार है वो सूबे का एक तरह से मालिक है। अब कंपनी को जब ये दीवानी फंक्शंस मिले तो ये फंक्शंस उनको मिले कहाँ से? एम्परर से, शाह आलम टू, जिन्होंने इलाहाबाद की ट्वीटी के द्वारा इनको ये फंक्शंस दिए थे। और जो निज़ामत फंक्शंस इनको मिले हैं वो बंगाल के सूबेदार से मिले हैं, क्योंकि जो बंगाल के सूबेदार हैं अल्टीमेटली इन्हीं के अंडर हैं। तो अब इसमें होता क्या था कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों को भी कंफ्यूजन हो रही है और गवर्नमेंट भी सही से सिस्टमैटिकली नहीं चल रहा है। जब वॉरेन हास्टिंग यहाँ पे आए तो उन्होंने ये डुअल सिस्टम 1772 में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, क्योंकि फिर वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ही हर चीज़ ले आए और डायरेक्टली वो टेरिटोरियल इंटीग्रेशन कर रहे थे। और साथ ही वॉरेन हास्टिंग बहुत ही इंपीरियलिस्ट नेचर के थे, तो वो बिल्कुल जो है ना किसी भी प्रकार के टेंशन्स को नहीं लेना चाहते थे, वो बिल्कुल इंपीरियल तरीके से काम करना चाह रहे थे। तो इसको समझिए हो क्या रहा है। बेसिकली बंगाल के अंदर अगर आप एक चीज़ को कंसिडर कर लो तो देखो, जैसे मान लो ये एक बंगाल का किसान है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्सेस दे रहा है, ठीक है। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इससे टैक्स भी कलेक्ट कर रही है, और अगर ये किसान मान लो कॉटन उगाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इससे कॉटन भी खरीदती है, जो कि बहुत ही चीप रेट्स में, बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदती है। अब वो कंपनी क्या करती है, इसे इंग्लैंड ले जाती है और अपने इंग्लैंड में ले जा करके अपनी फैक्ट्रीज़ में, जो इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी, इंडस्ट्रीज होती थी, वहाँ पर इनको यूज़ करेगी, वहाँ पर इस कॉटन को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगी। इससे मान लो कि एक कॉटन की शर्ट बना दी, अब वापस ये जो सामान है अब ये सामान वापस ये इंडिया ही ला करके बेच देते थे। तो इंडिया में यहाँ पे एक चीज़ को समझो कि पहले जब इनको दीवानी राइट्स नहीं मिले थे, बिफोर गेटिंग द दीवानी राइट्स, होता ये था कि इंग्लैंड अपने देश से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स लेकर के आता था और अपने देश से ये पैसा लाते थे और उनसे ये भारत का सामान खरीदते थे। लेकिन अब इन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से इतना ज़्यादा टैक्स आ रहा है कि वो काफ़ी था यहाँ के लोगों से सामान खरीदने के लिए, तो वो हमारे ही टैक्स का पैसा हमको देके हमसे हमारा सामान खरीद लेते थे। तो वो इंडिया को एक तरीके से उन्होंने रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। और प्रॉब्लम ये है कि रॉ मटेरियल जो खरीद भी रहे हैं तो उसके लिए पैसा अपने देश से नहीं लाएंगे, क्योंकि इनको इतना टैक्स बंगाल से आ रहा था कि वो काफ़ी था भारत के रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए।
और तो और जब ये भारत से कोई सामान लेके जा रहे हैं और अपनी फैक्ट्री में उसको तैयार कर रहे हैं, तो वापस वो फिनिश्ड गुड ला करके भारत के ही लोगों को बेच रहे हैं। मतलब अगर मान लो कि इन्होंने हमसे 100 रुपये का कॉटन खरीदा है, तो ये हमें 1000 रुपये की शर्ट बेच देते थे, यानी कि 10 गुना ज़्यादा दाम पे। मतलब इंडिया इनके लिए एक मार्केट भी बना हुआ था इनके फिनिश्ड गुड्स को खरीदने के लिए। सो हम एक रॉ मटेरियल के सप्लायर भी बन गए और मार्केट भी। अब जैसा कि ये कहते हैं कि वो इंडिया में इसलिए आए थे क्योंकि वो भारत को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो वो खुद बंगाल में ही फैक्ट्रीज लगाते और बंगाल के अंदर जो है लोगों को ट्रेनिंग देते, एम्प्लॉयमेंट देते, यहाँ पे लोगों को काम देते। वो यहाँ पे भी तो फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने अपनी ही फैक्ट्रीज को आगे बढ़ाया, अपने ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया, और उस प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और जानबूझ करके इस पॉलिटिक्स में वो घुसे। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वो एक बार पॉलिटिक्स में घुस गए, उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि वो इस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब वो यहाँ पे चीज़ों को डिस्टर्ब करने लगे, चीज़ों को परेशान करने लगे, लोगों को तंग करने लगे। अब इनके पास जब पावर आ गई है तो पावर इनको चाहिए पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। सो दे वॉन्टेड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे गेव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पपेट नवाब कि भाई तुम हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बट द नवाब इज ओनली हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, विदाउट एनी पावर। सो ये था डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ गाइज आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे अनअकैडमी का एक नया स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है। इसमें जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन का, वो 10% रिड्यूस कर दिया गया है कॉम्बो और आइकॉनिक जीएस सब्सक्रिप्शन में। ये ऑफर केवल 10 to 17 नवंबर तक वैलिड है, और इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है top10। top10 इज माई रेफरल कोड विच विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। मतलब जो अनअकैडमी का 10% डिस्काउंट है वो तो है ही, और मेरे रेफरल कोड से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो और आइकॉनिक जीएस के प्राइसेस हैं, जो कि काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो अभी आप इस प्राइस के अनुसार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इस लिस्ट में हो सकता है कि आपका भी नाम आ जाए, बिकॉज इस साल हमारे कई सारे अनअकैडमी के लर्नर्स ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टॉप लर्नर्स थे जिन्होंने अनअकैडमी से पढ़ाई की, और 170 से भी ज़्यादा लोग इस बार क्रैक कर चुके हैं, बिकॉज अनअकैडमी आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करता है। यहाँ पे हमारे सभी बैचेस 22 एंड 23 के शुरू हो चुके हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग एजुकेटर्स जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। 2 ईयर्स के बैचेस भी हैं, 1 ईयर के बैचेस भी हैं, एनसीईआरटी बैचेस भी हैं, और फ्री टेस्ट सीरीज भी है। एक डेली 10 AM होता है, एक करंट अफेयर का 7:30 बजे, और अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे 11 बजे होता है। कल भी ये 11 बजे होगा संडे को, तो उसको top10 का कोड यूज़ करके आपको ये ज्वाइन करना है, ये लाइव क्विज, और इससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी फ़ीस और भी कम हो जाएगी। इस पूरे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप चाहें तो लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, लोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।